नमस्कार। द फ्यूचर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी के समक्ष मौलिक अधिकार के दूसरे वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं इस चैनल पर। आप सभी को पता है 71वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम्स के मद्देनज़र आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी सेगमेंट में भारतीय संविधान पे एक वीडियो सीरीज लेकर के हम सभी उपस्थित हुए हैं और उस वीडियो सीरीज का नाम हम सभी ने जो है वो संपूर्ण भारतीय संविधान दिया है। तो संपूर्ण भारतीय संविधान वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि भाग 3 से संबंधित है, जैसा कि आप सभी को पता है। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि भाग 3 काफ़ी बड़ा है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और हर एक आर्टिकल के अंदर आपको खंड और उन खंडों के अंदर भी उपखंड देखने को मिलेंगे। तो जब हम डीपली इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और पूरे एनालिसिस के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगता है कंटेंट को रेडी करने में भी, और फिर उसको जो है वो रिकॉर्ड करने या उसको उस चीज़ को डिलीवर करने में भी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, 1 घंटा। हमारी कोशिश होती है कि 1 घंटे की तो वीडियो बिल्कुल ही ना बनाए, आधे घंटे 40 मिनट तक हम चीज़ों को। लेकिन कहने का मतलब है कि जो मेन मोटिव है वो है कि जो भी चीज़ें आपके समक्ष आएँ वो पूरी तरह से विश्लेषित तरीके से आएँ, पूरे एनालिसिस के साथ आएँ, और आप उस वीडियो से एक डीप नॉलेज ले सकें। इसके लिए जो है वो हमारा एफर्ट रहता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान, जिसमें हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक चीज़ों को कवर करेंगे, सारे शेड्यूल को कवर करेंगे, हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, संवैधानिक संशोधनों को, भारत में अब तक हुए संवैधानिक विकास को, संविधान सभा को, अपने इस भारतीय अनूठे संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, निर्माण में जिन लोगों का योगदान रहा, उन सारी चीज़ों को जो है वो अपने इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमने बीड़ा उठाया है कि हर एक आर्टिकल्स को जो है वो हम समझ लें और उसको हर एक, मतलब जो हर एक सेक्शन, जो हर एक पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को देखें। तो पार्ट 3 मौलिक अधिकार चल रहा है और उस मौलिक अधिकार पे दूसरा वीडियो हमारे समक्ष, आप सभी के समक्ष जो है वो मैं लेकर के आया हूँ। पहले वाले वीडियो में हम सभी ने जो है वो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को देखा और उसके साथ समता के अधिकार वाले जो है वो मतलब कि आर्टिकल्स को देखा, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक थे। तो 14 से 18 तक अनुच्छेदों को हमने देखा, फिर 12-13 को भी हमने देखा। अब जो नंबर है वो है अगले मतलब इसी मौलिक अधिकार के अगले अधिकार का, अगले फंडामेंटल राइट का, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले तो आप ये जान लो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक पूरा मॉडल मतलब ये मौलिक अधिकार का सेगमेंट है, लेकिन हम लोग इसको तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। भारत के संविधान को समर्पित हमारा ये पूरा सीरीज, हमारा ये पूरा एपिसोड, तो भारत का संविधान, उसमें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं मौलिक अधिकारों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और मौलिक अधिकारों की संख्या हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, 6 है। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले वाले वीडियो में हमने समता का अधिकार देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे किसको? इस वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। 6 अधिकार आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, और जिस अधिकार को डिस्कस करने वाले हैं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आर्टिकल 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के अधिकारों का संरक्षण हमको प्राप्त है। आप कह सकते हैं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको सौंपे गए हैं आर्टिकल 19 में, और मतलब कि इन अधिकारों का संरक्षण, चूंकि वो अधिकार हमारे पास है, बस उन अधिकारों को बचाना है कि उन अधिकारों का हनन कोई ना करे, इसीलिए इसमें संरक्षण शब्द का इस्तेमाल किया गया। पहला आर्टिकल 19(1), इस अनुच्छेद में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है, यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल हैं। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार के अधिकार शामिल हैं? 6 प्रकार के। आर्टिकल 19(1) का क, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, अपने विचार को प्रकट करने की आजादी, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की आजादी, ऐसी आजादी जिसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत ना हो। ये नहीं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, नहीं, आप बोलना चाहते हैं तो बोल दें। इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी जा रही है आर्टिकल 19(1) के
क में आपको बोलने की आज़ादी है, आपको अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, आपको किसी की आलोचना करने की आज़ादी है, आपको किसी की बड़ाई करने की आज़ादी है, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी है, आपको इत्तेफाक रखने की आज़ादी है, आपको इत्तेफाक नहीं रखने की भी आज़ादी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके तहत अगर आप प्रेस को ले लें तो प्रेस के लिए तो कोई आर्टिकल है नहीं, बट मीडिया में चीज़ें आती हैं, मीडिया में लोग रिपोर्टर होते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं, बोलते हैं, वो जिस अधिकार के तहत ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो अधिकार उनको आर्टिकल 19(1) के क के तहत मिला है, जिसको हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी कहते हैं। आर्टिकल 19(1) के ख, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का। बड़े बड़े, जैसे आप गांधी मैदान देखो, बड़े बड़े जगहों पर जो है वो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं ना, लेकिन उन सम्मेलनों की खास बात होती है कि वो शांतिपूर्वक होते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे आप राइफल, बंदूक जो है वो तोप लेकर के गए हुए हैं और किसी भी तरह से मतलब कि जो है वो इस तरह से अगर आपका सम्मेलन हो रहा है जिससे अशांति फैलने वाली है, जो वायलेंस जहाँ पे मतलब की है, तो उस तरह की तो सम्मेलन की आज़ादी नहीं है। लेकिन निरायुध, बिना हथियार वाला, शांति प्रिय आयोजन करने का, सम्मेलन करने का जो है वो आपको अधिकार है आर्टिकल 19(1) के ख के तहत। बड़ी बड़ी पार्टियों की रैली आप देखते होंगे, बड़े बड़े मतलब कि जो है वो संस्थाओं के सम्मेलन आप देखते होंगे, वो इसी अधिकार के तहत। 19(1) का ग, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का। आपने बहुत सारे संगठन बनाते हुए देखे होंगे, मजदूरों को यूनियन बनाते हुए देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें किसके अधिकार के तहत? आर्टिकल 19(1) के ग के तहत। आप संघ बना सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव जो है वो सोसाइटी बना सकते हैं, सहकारी समिति जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये सारा चीज इसके लिए मतलब ये आपके मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है आर्टिकल 19(1) के ग के तहत। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 19(1) के घ यानी चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने का। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक सर्वत्र रूप से कहीं भी आने जाने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। ये आपके मौलिक अधिकारों, ये आपका मौलिक अधिकार है और आपको जो है वो संरक्षण प्राप्त है। कोई भी शक्ति आपको उत्तर प्रदेश से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल कहीं आने जाने के लिए रोक नहीं सकती भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर। 19(1) का अंग, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विभाग में निवास करने और बस जाने का भी अधिकार आपको है भैया, ये भी मौलिक अधिकार है। आपने बिहार में जन्म लिया, आप उत्तर प्रदेश के निवासी बन गए, आप उत्तर प्रदेश में कुछ समय गुजारा, फिर आप आंध्र प्रदेश में गए और वहीं बस गए। कोई ये कहने वाला नहीं कि भाई जहाँ जन्म स्थान है वहीं जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, आप भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवासी के रूप में, परमानेंट निवास के रूप में जो है वो आप रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 19(1) का 6, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। किसी भी तरह का बिजनेस करने का अधिकार देश के किसी भी कोने में आपको है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 19(1) का 6 कहाँ गया? तो जी हाँ, वो निरसित हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संशोधन में। तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो संरक्षण आपको आर्टिकल 19 के तहत मिल रहा था वो आर्टिकल 19(1) के 6 में था। लेकिन चूंकि वो निरसित, मतलब कि संपत्ति का अधिकार ही नहीं रहा, तो उससे संबंधित संरक्षण भी तो नहीं रहा ना, तो वो निरसित है। और 6 तो आपके सामने है। तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 19(1) के तहत आपको प्राप्त हुए हैं, या आप कहें तो ये अधिकार आपके पास है और आपका संविधान उसके संरक्षण का वादा करता है कि हम किसी भी कीमत पर आपके उन अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर आपके उन अधिकारों को न्यून नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर किसी भी विधि द्वारा आपके उन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। आर्टिकल 19 का 1 कहता है 6 प्रकार। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। आर्टिकल 19 का 2 क्या कहता है? अब देखो भैया, आर्टिकल 19 के 1 ने तो बहुत मतलब 6 प्रकार की स्वतंत्रता के संरक्षण का वादा आपसे कर दिया, लेकिन अब आर्टिकल 19 का 2, 3, 4, 5, 6 अब ये कहता है कि हम संरक्षण देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड क
के द्वारा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, आपको उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण का पूरा वादा संविधान करता है, लेकिन कंडीशन जोड़ दिया गया कि आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप भारत की प्रभुता और संप्रभुता के खिलाफ बोले, आप भारत की अखंडता के खिलाफ बोले, आप भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली बात करने लगे, आप राज्य की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से सही ना हो, आप भारत को असुरक्षित करने वाले वक्तव्य देने लगे, आप भारत के मित्र राष्ट्रों के साथ उसके संबंधों में जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कड़वाहट घोलने वाली बात करने लगे। आपके दिए गए बयान से, आपके अभिव्यक्ति से भारत के वैदेशिक संबंध, जो उसके विदेशी मित्रों के साथ संबंध है, उस संबंध में कहीं ना कहीं से कोई कड़वाहट आ जाए, कोई ना कोई समस्या हो जाए, जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसमें दरारें आ जाएं, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार के हितों को खतरा हो जाए। आप अभिव्यक्ति की आजादी का पालन करते करते किसी व्यक्ति के मान और प्रतिष्ठा की अवमानना करने लगे, आप न्यायालय के आदेश की अवमानना करने लगे, आप किसी के मान का हानि कर दें, आपकी जुबान से जो है वो अंगारे बरसने लगे, आपके भाषण से जो है वो दंगे भड़क जाएं, आपके भाषण, आपके वक्तव्य में अपराध भड़कने की जो है वो बू आने लगे, तो उस केस में आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है, और आपके इस तरह के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो बंधन इस पे डालने के लिए जो है वो आर्टिकल 19(2) के तहत जो है वो विधि बनाने का और राज्य को जो है वो अधिकार है, कोई उसे रोकेगा नहीं। यानी कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने उद्गार प्रकट करने के लिए, लेकिन उद्गार ऐसा ना हो कि राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, वैदेशिक मित्रों के साथ जो है वो राज्य के संबंध, ये सब दांव पे लग जाए, कोर्ट की अवमानना हो जाए, किसी व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा की मानहानि हो जाए, समाज में दंगे भड़क जाएं, लोग हिंसा पे उतारू हो जाए, ऐसे उद्गार के लिए जो है वो कहीं कोई जगह नहीं है। और इस प्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पे बंधन अधिरोपित करने के लिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और इसको बनाने से कोई रोकेगा नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई उसका तो फंडामेंटल राइट, उसका तो मौलिक अधिकार जो है वो न्यून हो रहा है, ये तो उसका मौलिक अधिकार है। नहीं, इस प्रकार के अधिकारों को मौलिक अधिकार नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए तो मौलिक अधिकार है, लेकिन दूसरे के मौलिक अधिकारों का आप सम्मान नहीं कर सकते। बोलना आपका मौलिक अधिकार है और आप बोलने में किसी को गाली दे रहे हैं, तो किसी दूसरे के पास भी तो जो है उसकी मान प्रतिष्ठा जो है उसके मौलिक अधिकार में आता है, तो आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन कर देंगे और आपका मौलिक अधिकार सुरक्षित बचा रहेगा। क्या इस प्रकार के मौलिक अधिकारों को जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है, न्यायोचित ठहराया जा सकता है? कभी नहीं ना। तो वही देखिए, आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार के जो आपको मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण प्राप्त है, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि कब, किस सिचुएशन में। इन सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं कि आप वो बोले जो कि देश की अखंडता को ही खत्म कर दे। आर्टिकल 3, अब आर्टिकल 19 के खंड 1 के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार का, अब खंड 1 के ख में जो बात कही गई है उस पे प्रतिबंध लगाने वाली जो है वो विधि अनुच्छेद 13 के 3 में है कि अगर वो बात, अगर आपको जो है, अगर हम देखें कि आर्टिकल 19 के खंड ख में शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसा सम्मेलन करने लगे भाई जो सम्मेलन अशांति की तरफ जाए, आप ऐसा सम्मेलन करने लगे जो भारत के किसी अंग को भारत से अलग होने की बात करने लगे, तो फिर उस केस में जो है वो आपको 19 के पहले खंड के दूसरे हिस्से का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगर आप एक सम्मेलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत के इस हिस्से को भारत से अलग कर देंगे, तो फिर आपको उस तरह के सम्मेलन करने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी। यानी आर्टिकल 2 मतलब आर्टिकल 19 के ख के तहत जिस काम को करने के लिए आपको जो है वो संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकार के तहत, अगर वो भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ हो, लोक व्यवस्था के हितों
के खिलाफ हो, बात समझ में आ रही है, तो फिर राज्य कोई विधि बनाएगी ताकि आपको रोका जा सके, और वो विधि जो है वो मतलब बिल्कुल अधिरोपित की जाएगी। राज्य को इस प्रकार की विधि बनाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकहित, इन सब सारी चीजों पर कोई भी आंच आती है। तो बात करते हैं 4 की। अनुच्छेद 19 के खंड 1, जिसमें संगम, संघ है, सहकारी समिति आदि बनाने की बात की गई है। अगर वैसी समितियां, वैसा संघ बनाया जाए और वो संघ भारत की प्रभुता, अखंडता के लिए खतरा हो जाए, लोक व्यवस्था के लिए खतरा हो जाए, सदाचार के हितों पे जो है वो आंच आ जाए, तो फिर युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, और वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। तो फिर राज्य के पास ये अधिकार है कि आपको जो है इस तरह के संघ या इस तरह के समिति के निर्माण से वो रोके, या इस तरह का कानून बनाए कि आपको संघ, सहकारी समिति और संगम आदि के लिए स्वतंत्रता तो हो, लेकिन वो कंडीशनल हो कि आपका संघ जो है वो भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता के लिए कभी चुनौती नहीं होगा। आपका संघ जो है वो सदाचार और लोक व्यवस्था पे मतलब कि आंच आ जाए, इसके लिए मतलब कि ये नहीं होगा, तब जाकर के आप वैसा कर पाएंगे। अदरवाइज आपसे अगर राष्ट्र को ही खतरा हो जाए, आपसे अगर समाज को ही खतरा हो जाए, आपके संघ से अगर सोसाइटी ही दूषित होने लगे, तो निश्चित तौर पर उन लोगों का जो आपके संघ बनाने से प्रभावित होंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स की भी तो रक्षा करना राज्य का ही दायित्व है ना। कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की आड़ में दूसरे के मौलिक अधिकारों को तार तार कर दे, क्या ऐसी आजादी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में संभव है क्या किसी के लिए? तो राज्य को कानून बनाने का और उस कानून को उस हद तक लागू करने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 19 का 4 कहता है। आर्टिकल 19 का 5 क्या कह रहा है? घ और अंग कहीं भी विचरण करने और कहीं भी बस जाने का अधिकार तो मिल गया आपको, लेकिन आपको पता है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो रिजर्व करने लायक हैं, जैसे आदिवासी के इलाके, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी व्यवस्था, सब कुछ बिल्कुल ऐसी है, और वो बिल्कुल एक मतलब आप कहें तो मतलब कि एकदम लॉक्ड एरिया में, वो वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और वो चाहते भी नहीं कि कोई उनके यहाँ आए। तो वैसे क्षेत्र जो किसी खास तरह की संस्कृति के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं, अगर उन संस्कृतियों को बचाना है, उन संस्कृतियों को सम्मान देना है, तो वहां अन्य लोगों की आवाजाही को रोकना होगा। अंडमान में आपको पता होगा कि एक आदिम जनजाति रहती है, वहां बाहरी को जाने वालों को रोका जाता है। तो अब आप कहें कि नहीं, स्वतंत्र राष्ट्र में तो हमको कहीं भी निर्बाध रूप से आने जाने की आजादी है। जी बिल्कुल नहीं। आपके आने जाने से अगर किसी को समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ संस्कृतियां प्रभावित होती हैं तो उनके लिए सरकार वो व्यवस्था कर सकती है। उसी तरह से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सरकार इस तरह के नियम बनाती है कि वहां आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता, तब भी आप अपने फंडामेंटल राइट्स की दुहाई वहां नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि उस व्यक्ति के अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस तरह के कानून और इस तरह के जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो राज्य इस प्रकार के लिए भी विधि बनाएगी और उसको विधि बनाने से कोई रोकेगा नहीं। आप इस चीज को जो है वो समझिए। आर्टिकल 6, अब अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपगण द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। जैसे कि कुछ चीजें हम, जैसे कि हमको रोजी रोजगार करने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ चीजें जो है सिर्फ मतलब कि जो है वो सरकार ही कर रही है। जैसे सरकार के लिए कोई मतलब आयुध का चीज बन रहा है तो डीआरडीओ बना रहा है, प्राइवेट फर्म को उसमें एंट्री नहीं है। आप रेलवे में अगर देखें तो भारतीय रेल ही रेल चला रही है। अब ये नहीं है कि जियो का रेल चल रहा है, ये नहीं है कि जो है वो बिरला का रेल चल रहा है, टाटा का रेल चल रहा है। एयरलाइंस में आप प्राइवेटकरण देखेंगे, बट भारतीय रेलवे में ये चीजें नहीं है। इंडियन रेलवे है और वो भारतीय रेलवे, वो भारत की सरकार की है, तो वहां पर तो सरकार ने इनको अलाउ नहीं किया। क्योंकि देखो 2-3 चीजें हैं। भारतीय रेल फायदे का मतलब कि जो है सरकार के लिए फायदे का कोई बिजनेस नहीं है, सरकार जनहित में इस चीज को कर रही है।
सरकार देखती है कि अगर प्राइवेटीकरण इसका हुआ और इस तरह के लोग आए, तो जैसे आप देखोगे ना कि भीड़ रहती है तो मतलब कि एरोप्लेन के टिकट्स बढ़ जाते हैं। मैंने होली आया और बहुत ज़्यादा मतलब ये है, तो हो सकता है कि दिल्ली से बिहार आने में सामान्य दिनों में 5,000 लगता हो, तो होली में 15,000 और छठ जैसे पर्व में 20-20 हज़ार भी लगे। लेकिन कभी आपने रेलवे के टिकट का दाम बढ़ते देखा है? कितना भी पीक सीजन हो, कितनी भी भीड़ हो, वो तो स्टेबल रहता है ना। तो स्टेबल इसीलिए रह पाता है ना क्योंकि सरकार मुनाफा नहीं देखती, वो देखती कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। लेकिन वहीं आप देखो एयरलाइंस को, तो लोगों की मजबूरी का जबरदस्त फायदा उठाते हैं वो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सरकार जनहित में, लोकहित में इस तरह की चीजों पे दूसरे लोगों को मतलब कि आने से रोकती है, उनके इंटरफेरेंस से इन चीजों को बचाती है, ताकि कहने का मतलब कि कम से कम जो है ये चीजें तो लाइफलाइन की तरह है ना इंडियन रेलवे। अगर इसमें इस तरह की चीजें होने लगे और हर पीक सीजन में जो है वो टिकट के दाम का आसमान छूने लगे, तो फिर आप सोचो कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो इन उदाहरणों से आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो 6 प्रकार के अधिकार तो आर्टिकल 19 एक में मिले, बट आर्टिकल 19 का 2, आर्टिकल 19 का 3, आर्टिकल 19 का 4, 5, 6 युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को विधि बनाने के लिए भी अलाउ करता है, ताकि ऐसा ना हो कि अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग में हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर दें। तो आर्टिकल 6 जैसा कि कारोबार को लेकर के है, तो इस तरह के कानून वगैरह जो है वो बना सकती है, और कुछ कुछ क्षेत्रों में सरकार पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण जो है वो रखती है, और वो रख भी सकती है। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई रोजगार और रोजी और कारोबार करना तो मेरा फंडामेंटल राइट है, सरकार मुझे रोक रही है। ठीक है, जनहित में, लोकहित में। आर्टिकल 20 की बात करें, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बड़ा शानदार है। मैंने कोई आया और आपको गिरफ्तार करके ले गया, उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब जिसे अपराधी मान लिया गया, जिसे अपराध के लिए जो है वो हथकड़ी पहना करके पुलिस ले जा रही है, उसके मौलिक अधिकारों की चिंता भी हमारे संविधान को है। कहता है कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं। मान लीजिए आपने कोई कृत्य किया और उस कृत्य को अपराधी ठहराने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा विधि नहीं है या उसकी किताब नहीं है जिसके तहत आपने का वो कृत्य किसी मतलब कि नियम को तोड़ता है, तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगा। पहली चीज बात समझ रहे हैं। यह आर्टिकल 20 का एक कह रहा है आपके किसी भी कृत्य को अपराधी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो डिफाइन न हो उस वक्त, वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट में। बात समझ में आ रही है। कहता है कि उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने जो कृत्य किया वो डिफाइन है कि ये अपराध है, तो उस अपराध के लिए जो सजा परिभाषित है उस सजा से अधिक सजा भी आपको नहीं दी जा सकती। मान लीजिए कि किसी जुर्म के लिए आपको 1 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे 10 लाख लिया जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बाद में कानून बना करके कानून बनने से पूर्व वाली घटना के लिए जो है उसको अधिरोपित किया जाए। बाद में अगर आपने 10 लाख मुआवजे का प्रावधान किया तो कानून बनने के बाद की घटनाओं पर लागू होगा, पहले की घटनाओं पर लागू नहीं होगा। भूतलक्षी विधि जो है वो इसी को घटना के बाद कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया सकता। आर्टिकल 20 का ये पहला खंड कहता है कि आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध तभी है जब वो किसी मतलब उस समय तक परिभाषित किसी अपराध की श्रेणी में आता है, और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है उससे अधिक सजा भी आपको नहीं दी जा सकती। दूसरा कहता है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध की एक सजा। अब ये नहीं कि अपराध एक है और उसकी सजा बार बार आपको जो है वो मतलब कि अपराधी की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 का 3। आप देखिए अपराधियों के मौलिक अधिकार की भी जो है वो आप एक तरह से देखें तो इस तरह से मतलब कि जो है वो फिक्र करी गई है। ऐसे ही मौलिक अधिकार राज्य से ऊपर नहीं है, राज्य की सत्ता से ऊपर नहीं है, एकदम सार्वभौमिक है। वो मिलने ही चाहिए। उनके सुरक्षित, उनके संरक्षण के लिए
कानून बनाए गए हैं। कानून बना करके मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जा रहे हैं, वो मौलिक अधिकार आपको मिलने ही चाहिए। उस मौलिक अधिकार ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो मिले ही, उसका हनन न हो, इसलिए संविधान में प्रावधान किए गए। आई होप चीजों को आप समझ रहे होंगे। अगला आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण, आपातकाल में भी आप अनुच्छेद 21 को विलोपित नहीं कर सकते। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मतलब कि ये कर दिए जाते हैं, और आप दुहाई भी नहीं दे सकते कि भाई मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 21 ये उस समय भी प्रभावी रहता है। कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। नेता ने मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए दंड ही मृत्यु है, मृत्यु दंड, तो वो चीज इस कैटेगरी में नहीं आएगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को आप जो है वो उसकी दैविक स्वतंत्रता, उसका प्राण हरण नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो अपराध होगा, लेकिन विधितः अगर उसके अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया गया है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को 359 की परिधि के बाहर निकाल दिया गया। 359 आपातकाल के अंतर्गत आने वाला आर्टिकल, उसको बड़े डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो उसकी परिधि से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि इमरजेंसी के हालात में भी आर्टिकल 21 वजूद में रहेगा, इसका वजूद समाप्त नहीं होगा। अब आपातकाल में भी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जाता। दूसरे फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है, समाप्त भी किया जा सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन आर्टिकल 21 को नहीं। लेकिन पहले नहीं, आर्टिकल 44 अमेंडमेंट में ये चीजें पॉसिबल हो पाई, ये भी ध्यान देने वाले। 44वें संविधान संशोधन, उससे पहले ये भी, उससे पहले इमरजेंसी में, हालांकि ये सोचना ही है कि ये संशोधन जो है वो आपातकाल के बाद हुआ। तो जिन जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान अगर उन चीजों को महसूस किया होगा, उन्होंने वो ये संवैधानिक बदलाव लेकर के आए। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकार की विस्तार से चर्चा की गई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है कि आपसे आपकी प्राण या आपसे आपकी जान नहीं छीनी जा सकती। मान लीजिए कि हम आप से आपका प्राण या जान नहीं छीनते हैं, लेकिन आपका मौत दूषित जल पीने से और प्रदूषित हवा में सांस लेने से हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि ये नेचुरल डेथ है? भाई ये भी तो हमारा और सरकार का कर्तव्य है कि आपको स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराया जाए। बात समझ में आ रही है? तो बहुत विस्तृत जो है वो अवधारणा है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की। मेनका गांधी बनाम में इस पे विस्तार से चर्चा हुई है। न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशुतुल्य जीवन स्वीकार नहीं होगा। आपके जीवन, आपके जीने को सिर्फ इतना ही नहीं माना गया कि जैसे जो है वो एक पशु भी जी रहा है, बल्कि एक सम्मानपूर्वक, एक सम्मानपूर्ण, एक प्रतिष्ठा वाला, एक बेहतर और सुंदर वातावरण में आप जीवन यापन करें, इसकी कल्पना, इस पे फोकस किया गया। यह नहीं कि एक जानवर की तरह बांध कर जानवर जैसे जी रहा है उसी तरह से आप भी जिए। न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण के केस में। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश में अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अधीन निजता का अधिकार भी शामिल, आपकी प्राइवेसी की फिक्र की गई है। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार है इसी अनुच्छेद 21 के तहत। एक लंबी फेहरिस्त है आर्टिकल 21 के तहत। हम लोगों को लगता है कि बस एक नहीं, अरे भाई जी पाएंगे जब आपको शुद्ध जल मिलेगा, जी पाएंगे जब आपको शुद्ध हवा मिलेगी, तो जीवन, अगर मान लीजिए किसी ने आप पे हमला किया, तो सेल्फ डिफेंस, जीवन रक्षा का अधिकार, यही आर्टिकल 21 आपको देता है। आश्रय पाने का अधिकार, कैसे आप सोच सकते हैं कि जो है वो खुले आसमान के नीचे, कड़कती बिजली के नीचे आप सेफ और सुरक्षित रह पाएंगे? तो जान सिर्फ गोली और बम से ही थोड़ी न जाएगी। ऐसे वातावरण, ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो जाएंगी जो जानलेवा हो सकती हैं। प्रदूषित हवा जानलेवा हो सकती है, प्रदूषित जल जानलेवा हो सकता है, आपके सर के ऊपर छत न होना जानलेवा हो सकता है, आपको पूरा पोषण नहीं मिलना जानलेवा हो सकता है, भूखमरी की वजह से आप मर सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें, जिस गवर्नमेंट को हम चुनते हैं उस गवर्नमेंट के बारे में सूचना, जानकारी, उस प्रतिनिधि के बारे में जानकारी पाना हमारा अधिकार है, सूचना का अधिकार। इसी आर्टिकल 21 के तहत हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जेल में कैदी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 उसको सुरक्षित करता है। मैंने बताया स्वच्छ जल, हवा, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार। एक लंबी फहरिस्त है जो आर्टिकल 21 के तहत आते हैं, और इसी आर्टिकल 21 की छत्र छाया में वो भी एकदम मौलिक अधिकार की तरह जो है वो रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के रूप में रहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप बस ये मत देखो कि भैया आप सांस ले रहे हो, आप गंदी हवा में सांस ले रहे हो, वो मरने के बराबर है। आप दूषित जल पी रहे हो, वो एक प्रकार से जहर पीने के बराबर है। अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपको संरक्षण मिला हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि शुद्ध हवा, शुद्ध जल, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, आपके मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको मिले। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक नागरिकों के लिए अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं, देन मतलब कि आप गुलामों की तरह जी रहे हैं। तो आर्टिकल 21 एक विस्तृत आलेख है और इसकी चीजों को समझना चाहिए और मतलब कि ये करना चाहिए। आई होप 21 आपको समझ में आया होगा। 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह आर्टिकल जोड़ा गया। हालांकि इससे पहले भी आर्टिकल 21 में इसको भी जैसे जिस तरह से निजता ये सब है ये था, बट इसको और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल 21 के क में इसको जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक या बालिकाओं को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। सबका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है। और ये हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। अपने इस आयु के दौरान वो स्कूलों में हो, न कि ईंटों के भट्टे पर, न कि भोजनालयों में प्लेट धोते हुए, खाना सर्व करते हुए। ये बच्चे स्कूल में होने चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है, यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। आर्टिकल 22 आखिरी आर्टिकल हमारे इस सेगमेंट का, मतलब कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब आप देखो जरा, दो चीजें, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे पहला चीज उसको उसके गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, और जहां उसे रखा गया वहां से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को हटा करके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। उसको अपना वकील रखने और वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी जो है वो इस अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 22 के खंड 1 के तहत दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है, जो कि मैंने कहा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। उसमें वो समय काउंट नहीं होगा जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो लगा है, मतलब कि उस जगह से, कारावास से जो है मजिस्ट्रेट तक जाने में अगर 2 घंटा लगता है तो उसको माइनस करके आपको गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। तीसरा कहता है कि जो है ये बातें किन सब, मतलब कि आरोपियों पर या अपराधियों पर लागू नहीं होंगी। अगर वो शत्रु देश का व्यक्ति हो या अपराधी हो, अब पाकिस्तान का कोई जासूस हो पकड़ा जाएगा तो उसको 22 के खंड 1 और खंड 2 के तहत ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। या निवारक निरोध के तहत, अगर किसी विधि के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है तो उस पर, अब निवारक निरोध क्या है? अपराध के बाद गिरफ्तारी तो समझ में आती है, अपराध से पहले अगर किसी व्यक्ति को रोक दिया जाए, निरोध रखा जाए, या कहे तो मतलब कि उसको कैद जैसी व्यवस्था में रखा जाए ताकि अपराध न हो पाए। मतलब एक तो हुआ कि कांड हुआ और उसके बाद अपराधी को पकड़ा गया, एक आप पहले से जो है वो संशय में है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है या अपराध के लिए एक कारण बन सकता है, तो पहले ही आपने क्या किया, उसको भैया मेरे इनको निरोध करो। जैसे आप देखते होंगे चुनाव के दौरान जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, वैसे लोग जिन पे पहले से बहुत सारे मतलब कि केस फौजदारी होती है उनको थाने में बुला करके 24 घंटे के लिए रख लिया जाता है, या जब से चुनाव से मतलब जब तक चलता है चुनाव तक रोक लिया था, क्योंकि
ये आ जाए कि अगर वो बूथ के अगल बगल रहे तो कुछ कारनामा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री कुछ मतलब इसी तरह की है। तो पहले ही तो इसको जो है वो निवारक निरोधी हम कहेंगे। या आप देखेंगे कि बहुत कभी कभी कुछ खास तरह की चीज़ों में जो है वो नेताओं को भी ये रखा जाता है, और तो आप समझ रहे हैं, तो ये इसीलिए रखा जाता है कि उनके होने से व्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है। तो पहले ही हम उनको व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनको पहले ही हम निरोध, तो इसी को निवारक निरोध जो है वो हम कहते हैं। कर अब 4 का क कह रहा है कि भाई अगर आप किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखते तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। ये भी एक चीज है। लेकिन अब समय अवधि बढ़ाने के लिए कुछ उपाय हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस तरह की न्यायाधीश की अर्हता वाला कोई व्यक्ति हो, उनसे मिलकर के कोई सलाहकार बोर्ड बना हो, और 3 मास समाप्ति के बाद अगर उस अवधि को विस्तारित करना हो, ठीक है, और उनको लगता हो कि नहीं अवधि विस्तारित करने का पर्याप्त कारण है, तो इसके तहत उस अवधि का विस्तार किया जा सकता है। आप जरा ध्यान से अगर चीजों को देखेंगे तो 4 में यही कहा गया कि 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकरण नहीं करेगी जब तक की, मतलब 3 महीने तक आप उसको रख सकते हैं, 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते हैं। लेकिन अधिक किस केस में रखेंगे? जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वैसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति से मिलकर जो सलाहकार बोर्ड बना है, अगर वो इस तरह के रिकमेंडेशन करे कि नहीं इनको बढ़ाया जा सकता है, अभी हालात जो है वो नियंत्रण में नहीं है और इनका बाहर निकलना स्थिति को और गंभीर बना सकता है, तो उस केस में उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। या इसी मतलब 22 के खंड 7 के उपखंड क और ख के अधीन अगर संसद कोई विधि बनाती है तो उस विधि के अनुसार भी जो है वो मतलब कि उपबंधों के अनुसार भी उनको मतलब ये किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो 2 चीजें हैं, एक तो वो बोर्ड जो रिकमेंड करे और दूसरा खुद संसद जिसके पास निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो दिया गया है। 5 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसार में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करता है कि किन आदेशों के आधार पर आपको जो है वो यहाँ पे जो है नजरबंद किया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और तुरंत मतलब कि यथाशीघ्र जो है उस व्यक्ति को उसके मनपसंद वकील से परामर्श करने का भी जो है वो अधिकार होगा। तो ये पहला चीज कि आपने उनको नजरबंद किया तो भैया बता दो कारण किन वजहों से और किस आदेश के तहत, और अगर उनको कोई परामर्श करना है, वकील चाहिए, देन आपको वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिर 6 कहता है कि अगर उस प्राधिकार को ये मतलब लगे कि नहीं आपको किस लिए निरोध करके रखा गया है ये बताना अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है, तो ऐसा करने के लिए वो मजबूर भी नहीं है। मैंने प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा अगर उस परिस्थिति में चीजें सामान्य नहीं है और बताने से चीजें और बिगड़ सकती हैं, तो फिर जो है वो उन बातों को बताने के लिए मजबूर नहीं होगा। फिर इसी आर्टिकल के 7 खंड जिसके तहत संसद को जो है वो निवारक निरोध से संबंधित विधि बनाने का कह रहा है, किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ख किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि का अधीन निरुद्ध किया जा सके। इस तरह की विधि जो है वो बना सकते हैं कि कब तक, 3 महीने के बाद तो कितने अवधि तक ये किया जा सकता है। और खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। इन सारे से संबंधित संसद विधि बना सकती है। 3 मास से अधिक कितने समय तक जो है उसको जो है वो निवारक निरोध में रखा जा सकता है, इसके लिए समय सीमा वो सलाहकार बोर्ड जिस प्रक्रिया को फॉलो करके ये डिसाइड करेगा कि इनको 3 महीने के बाद छोड़ा जाए, इनकी अवधि को और बढ़ाया जाए। इन सारे प्रक्रिया से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। निवारक निरोध से अभिप्राय वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की नजरबंदी है। मैंने वही कहा, मतलब अंदेशा है कि आपके मौजूद होने से स्थिति बिगड़ सकती है, व्यवस्था और व्यवस्थाओं में तब्दील हो सकती है, आपको इस प्रक्रिया के तहत नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इन स्थितियों में भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी बात अनुच्छेद 22 करता है। आप किसी अपराध के लिए आपकी गिरफ्तारी हुई है, उस स्थिति में भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी बात अनुच्छेद 22 करता है। आई होप
स्वतंत्रता से संबंधित ये सेगमेंट, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित ये सेगमेंट आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि पूरे डीप एनालिसिस के साथ, उदाहरणों के साथ और एक विस्तृत चर्चा के साथ इन चीज़ों पे जो है वो मतलब कंटेंट आपके सामने लाया जाए, ताकि सिर्फ बीपीएससी प्री ही नहीं बल्कि मेंस में भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो आपका पेपर है उसकी तैयारी अभी से आपकी शुरू हो जाए। एक बेहतर समझ के साथ जब आप चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं तो आप एग्जामिनेशंस के पेपर में उसको डिलीवर कर पाते हैं। आपकी समझ की परीक्षा होती है, याद रखना, आपके ज्ञान की भंडार या आपको लगता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसकी नहीं, किसी खास तरह की सिचुएशंस में चीज़ों को इंटरलिंक करके और एक बेहतर डिसीजन लेने की आपकी क्षमता की परख होती है सिविल सर्विसेज वगैरह के एग्जामों में। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी भी सामान्य नहीं होनी चाहिए, विशिष्ट तरीके से होनी चाहिए। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट हो गया होगा और इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं मौलिक अधिकार के अगले एपिसोड में, अगले भाग में बहुत ही जल्द। अभी तो रात हुई है, कल सुबह मिलते हैं और बहुत जल्द, मतलब कल कोशिश हमारी होगी कि मौलिक अधिकार से संबंधित और जो वीडियोज़ हैं वो कल हम आप सभी के समक्ष जो है वो इस चैनल पर लेकर के आए। तो इजाज़त दीजिए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।